अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुबई चैम्बर में इन्वेस्टमेंट करने वाला पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। जी हां, गुज़िश्ता साल 2024 के 9 माह के दौरान 6061 पाकिस्तानी कंपनियों ने खुद को दुबई चैम्बर में रजिस्टर करवाया। पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा इंडियन कंपनियां रजिस्टर हुई 12,142। क्या वजह है कि दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क दुबई में इन्वेस्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। ये हमारी हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वजह यह है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब मामलात की वजह से, इसके साथ साथ टैक्स के गंदे निज़ाम की वजह से कंपनियां यहाँ से धड़ाधड़ दुबई मूव हो रही हैं। याद रहे, ये फिगर्स हैं जनवरी से सितंबर तक के। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के फिगर नहीं आए, जिसे हम अज्यूम करें पिछले 9 माह के पैटर्न पे तो तकरीबन 8000 कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने पिछले साल 2024 में खुद को दुबई चैम्बर्स में रजिस्टर करवाया होगा। अब पिछले साल पाकिस्तान में टोटल कितनी कंपनियां रजिस्टर हुई ये देख लेते हैं। पाकिस्तान में जो SCCP जो फेडरल इदारा है पाकिस्तान में नई कंपनियां रजिस्टर करने का, वहां 27,542 कंपनियां रजिस्टर हुई। यानी जितनी दुबई में पाकिस्तानी कंपनी रजिस्टर हुई वो पाकिस्तान में रजिस्टर होने वाली कंपनियों का 30% बनता है। और याद रहे, दुबई जाकर बिजनेस स्टैब्लिश करना कोई इतना आसान और सस्ता सौदा हरगिज नहीं है। कोई छोटी मोटी कंपनी अफोर्ड ही नहीं करती वहां जाके ऑफिस देना, बाकी मामलात करना। अब दुबई चैम्बर्स, उसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर हो चुकी है उनकी तादाद 2,58,318 हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान भर में टोटल कंपनियां पिछले 75-76 साल में रजिस्टर हुई हैं वो 2,39,611 है। सिर्फ पिछले साल दुबई चैम्बर्स के अंदर 70,500 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं और पाकिस्तान में कितनी हुई हैं? 27,542। आप इससे दोनों मुल्कों का, बल्कि एक शहर का पूरे मुल्क के साथ मुआवजा कर सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उसका मुआवजा कर रहे हैं हम एक ऐसे शहर से जिसकी आबादी शायद 25 लाख है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने ऐसा क्या किया है? उन्होंने चीज़ों का आसान किया है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की हालात बहुत बेहतर रखे हुए हैं। वहां पर पॉलिटिकल सर्टेनिटी है। उनको पता है कि हमारी हुकूमत अगले 20 साल भी यहीं रहेगी। हमारे यहाँ कल का पता नहीं है। अब ये जो कंपनियां वहां जाकर रजिस्टर हो रही हैं, ये क्या मार के सर अंजाम दे रही हैं वो भी जरा सुन लें और दिल थाम के सुनिएगा। पिछले साल दुबई चैम्बर्स के अंदर रजिस्टर्ड कंपनियों ने कितने बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स की होंगी? जरा अज्यूम कीजिए, 81.7 बिलियन डॉलर्स। जी हां, दरहम में चले जाएं तो 309 अरब दिरहम की चीजें सिर्फ दुबई चैम्बर्स के अंदर रजिस्टर्ड कंपनियों ने एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट की और 9% का उन्होंने ग्रोथ रेट अचीव किया है। अभी इसमें अबू धाबी को हम शामिल नहीं कर रहे, शारजा को हम शामिल नहीं कर रहे। इसके अलावा जो दीगर 4 रियासतें हैं, चलो वो तो गरीब रियासतें हैं, उनको तो हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन अबू धाबी रिचेस्ट स्टेट है UAE की। ऑयल के तमाम रिजर्व अबू धाबी के अंदर है, उनका कैपिटल भी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि दुबई के एक्सपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से ज्यादा है। यानी हमारी इंपोर्ट्स हमेशा ज्यादा होती हैं। हमारी इंपोर्ट्स को डाल लें, उनमें हमारी एक्सपोर्ट्स को डाल लें, उन दोनों से ज्यादा सिर्फ दुबई चैम्बर में रजिस्टर्ड कंपनियों ने एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स की। अब दुबई के अंदर ऐसी चीजें तो बनती नहीं, आप जानते हैं कि उनके बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब हरगिज नहीं है। तो हो क्या रहा है? दुनिया भर से माल आता है, वहाँ पर सॉर्ट आउट होता है, लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है और उसे दुनिया भर में बेच दिया जाता है और थोड़ा बहुत मुनाफा रख लिया जाता है। और इसी के सर पे उनकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। यानी एक टूरिज्म दुबई की मईशत को 4 चांद लगा रहा है, दूसरा ये एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट का सारा निज़ाम। अब ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अंदर दुनिया के जो मजबूत तरीन शहर हैं उनमें दुबई 8वें नंबर पे आता है और हम
पहले 50 में भी नहीं आता, यानी हमारा कोई शहर इन 50 शहरों में नहीं आता जो टॉप के शहर हैं। तो हमारी हुकूमतों को इस मुतालिक सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में सरमाया क्यों जा रहा है। आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले शब्बर ज़ैदी, जो कि बाद में FBR के चेयरमैन भी बने, उन्होंने कहा था कि सिर्फ दुबई के अंदर पाकिस्तानियों का 150 बिलियन डॉलर्स है। ये कैश नहीं है, सिर्फ कैश के अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या शेयर्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बॉन्ड्स में उनकी इन्वेस्टमेंट है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन है। और पिछले साल जब दुबई लीक्स का एक पूरा परंदा हमारे सामने आया तो उसके अंदर पता लगा कि दुबई में प्रॉपर्टीज़ रखने वाले पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इंडियन की है, कुछ 17 बिलियन डॉलर्स की, पाकिस्तानियों की वहाँ 11 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी ये वो प्रॉपर्टीज़ थी जो लोगों के अपने नाम पे हैं, जो लोगों ने किसी और के नाम पे नहीं रखी हैं या कंपनीज के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, उनका जिक्र भी हरगिज़ इस खाते में नहीं आया था। तो क्या वजह है कि हमारा सरमायाकार मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा? हमारी SIFC को इस मुतालिक सोचना चाहिए। जी हाँ, पिछले साल SIFC एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें हमारे फौजी भाई और सिविलियन मिलकर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोशिश हुए। बताया गया कि 100 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाएंगे, वहाँ से सरमायाकारी आएगी, हम ये करेंगे। पता लगा कि 1.5 साल के बाद कोई 1 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी भी SIFC अपने मॉड से लाने में नाकाम रही है। हाँ, रूटीन की जो सरमायाकारी होती है, चाइना हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में फैक्ट्री में सरमायाकारी कर रहा होता है, मुख्तलिफ मुल्क कर रहे होते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। और वो भी साल की 1.9 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी है। कहाँ 100 बिलियन डॉलर्स के हमें ख्वाब दिखाए गए और कहाँ सालाना 1.9 बिलियन डॉलर, यानी सिर्फ 2% जो हमें दिखाया गया था वो हमारा मैच्योर हुआ। उसमें भी SIFC का ऐसा कोई हाथ नहीं था। क्यों? मुल्क के अंदर वो माहौल नहीं है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो फॉरेन इन्वेस्टर आता है। अगर आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं तो कौन सा बेवकूफ़ फॉरेन इन्वेस्टर किसी और मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा? फॉरेन इन्वेस्टर उस मुल्क को स्टडी करता है, उसके सियासी हालात देखता है, उसकी अदालतें कितनी आज़ाद हैं इसको स्टडी करता है कि कल को अगर मेरा तनाज़ा होता है तो अदालतें हमें कितना इंसाफ देती हैं। तो हमारी अदालतें बदकिस्मती से ना होने के बराबर इंसाफ दे रही हैं। उन हालात में कौन अरबों डॉलर जहाँ इन्वेस्ट करे और फिर जब वो खाया जाए, उस पर कोई कब्जा कर ले, कोई तनाज़ा जन्म ले, तो किसके पास जाए? 20-25 साल कौन अदालतों में ज़लील रुस्वा हो? ये वो बड़ी चीज़ें हैं जो जब तक हम इस मुल्क के अंदर ठीक नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं हो सकती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन वो मुल्क की कोई खिदमत नहीं करेंगे। इससे बड़ा काम ये होगा कि वो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, अपनी ज़ाती चपलिशों को ख़त्म करें, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। यानी जो पुलिस PTA के पीछे भाग रही है, जो पुलिस सियासी मुखालफिन के पीछे भाग रही है, उस पुलिस को तगड़ा करके दहशतगर्दों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, फ्रॉडियों के खिलाफ भेजा जाए। उनको अदालतों के अंदर तगड़े तरीके से जो है वो ट्राई किया जाए। उनको जब सख्त सजाएं मिलेंगी तो यकीन कीजिए इस मुल्क में बारिश की तरह सरमायाकारी आएगी, वरना आप भूल जाएं कि कोई मुल्क भी हमारे यहाँ सरमायाकारी करेगा। तो आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।